नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आपका स्वागत है। पुतिन के मुल्क से बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आज सामने आई। क्या रूस में विपक्ष के नेता को जान से मारने की कोशिश की गई? आपको दिखाएंगे। आज फिर हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा विवाद पर बात हो सकती है। वहीं चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने कैसे बनाया है मास्टर प्लान? ट्रंप की वार्निंग के बाद ड्रैगन ने अब दुनिया को अपना ब्रह्मास्त्र दिखा दिया है। वहीं ड्रैगन के चक्रव्यूह का एक बड़ा राज आज बेपर्दा हुआ है। अमेरिका और ताइवान ने दिया है चीन को बड़ा झटका। इसके अलावा आपको बताएंगे सुशांत केस में अब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और क्या पुतिन के मुल्क में बहुत बड़े नेता को जहर देकर भी मारा जा सकता है? क्या रूस में विपक्ष के नेता को जहर दिया गया? इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या रूस में विपक्ष के नेता को जान से मारने की कोशिश की गई? क्या रूस में विपक्ष के नेता के चाय में जहर मिलाया गया? दुनिया के सबसे रहस्यमय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुल्क से बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। ये है एलेक्सी नावाल्नी। एलेक्सी नावाल्नी को पुतिन की मुखालफत करने के लिए जाना जाता है। वो हमेशा से ही पुतिन के फैसलों का विरोध करते आए हैं। वो अचानक फ्लाइट में चक्कर खाकर गिर गए। उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले आपको दिखाते हैं आखिर एलेक्सी नावाल्नी के साथ हुआ क्या। रूस के बड़े विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को जहर देने का आरोप लगा है। फ्लाइट में एलेक्सी को चाय में जहर देने की आशंका जाहिर की गई है। फ्लाइट में एलेक्सी नावाल्नी बेहोश होकर गिर पड़े। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उन्हें ओमस्क के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलेक्सी नावाल्नी अभी भी बेहोश हैं और वेंटिलेटर पर हैं। एलेक्सी को 29 जुलाई 2019 को भी जहर दिया गया था। उस वक्त एलेक्सी को संदिग्ध दवाई में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। सवाल उठने के आखिर पुतिन के विरोधी को जहर किसने दिया, इसे लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। शक के घेरे में है रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए एफएसएस को ख्यात है। पहले भी लग चुके हैं एफएसएस पर कई आरोप। 2002 में अरब जिहादी कमांडर खतब की हत्या भी एफएसएस ने ही की थी। जहर लगी चिट्ठी के जरिए खतब की हत्या की गई थी। एलेक्सी नावाल्नी रूस में विपक्ष के नेता हैं। पुतिन विरोधी हर रैली में इनका नाम आता है। रूस में एंटी करप्शन मूवमेंट के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। पुतिन के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व करते रहे हैं। नावाल्नी रूस के कोई निर्वाचित नेता नहीं है। वो 2018 में एक गबन के केस में दोषी पाए गए थे। गबन के आरोप में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। नावाल्नी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था और अब उनके संदिग्ध हालत में अस्पताल में भर्ती होने से कयासों का दौर शुरू हो गया है। आखिर एलेक्सी नावाल्नी को मारने की कोशिश किसने की? और भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर आज फिर बातचीत हो सकती है। 5 बार कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। आज विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हो सकती है। यह पूरी खबर देखिए। इन तस्वीरों ने दो मुल्कों के बीच बहुत कुछ बदल दिया। इन तस्वीरों ने दुनिया को बता दिया कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है। वैसे तो भारत को ड्रैगन की दगाबाजी के बारे में पहले से पता था, लेकिन गलवान में चीन ऐसी जरूरत करेगा बस ये सोचा नहीं था। गलवान में चीन ने अपनी गर्दन तोड़वाई। हिंदुस्तान के 20 जांबाज शहीद हुए तो चीन के 43 सैनिक मारे गए। और अब एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत होने जा रही है। पहले 5 बार कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है और आज विदेश मंत्रालय लेवल पर बातचीत हो सकती है। पिछली 5 बार की बातचीत में चीन हेकड़ी दिखा चुका है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है जब तक चीन के जवान पीछे नहीं हटेंगे तब तक भारत के जवान टस से मस नहीं होंगे। आपको दिखाते हैं पहले कितनी बार बात हुई और नतीजा क्या निकला। 5 जुलाई डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। डोभाल ने पहले जैसी स्थिति कायम करने को कहा। नतीजा डिसएंगेजमेंट आगे बढ़ा। कुछ जगहों से पीएलए पीछे हटी। सहमति के बावजूद चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। 14 जुलाई कमांडर्स लेवल की चौथी बैठक हुई। भारत ने कहा बिना कंप्लीट डिसएंगेजमेंट तनाव कम नहीं होगा। नतीजा चीन भी सहमत हुआ, लेकिन जमीनी स्थिति नहीं बदली। पीछे हटने का दावा किया, लेकिन पीएलए नहीं हटी। 24 जुलाई सहमति के मुताबिक डिसएंगेजमेंट की मांग की गई। भारत ने फिर फिंगर इलाकों से पीछे हटने को कहा। नतीजा चीन की ओर से भी तनाव कम करने की बात हुई। 25 जुलाई तक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ। 8 अगस्त मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया गया। नतीजा सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। फिंगर इलाकों पर बातचीत पीएलए पर बेअसर रही। और आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन चीन भरोसा करने लायक नहीं है। और ड्रैगन और आतंकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ऐसा प्लान जिसके तहत भारत के फाइटर जेट्स देश में कहीं से भी
टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। ये तस्वीरें कुछ साल पहले की हैं। इन तस्वीरों से साफ हो गया था कि हमारी देश की सेना के पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो जरूरत पड़ने पर हाईवे पर भी लैंड हो सकते हैं। तो अब देश की सड़कों पर दिखेंगे राफेल फाइटर जेट्स। MiG-21 और सुखोई जैसे विमान अब हाईवे से ही टेक ऑफ कर सकेंगे। अब आपके शहर के नजदीक बने हाईवे पर लैंड करता दिखेगा तेजस फाइटर जेट। कुछ साल पहले जब फाइटर जेट हाईवे पर लैंड हो रहे थे तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि भविष्य में भारत दुश्मनों को जवाब देने के लिए ऐसी किसी योजना पर भी काम करेगा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए देश के नेशनल हाईवेज पर रनवे बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे पर रनवे इसलिए बनेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी फाइटर जेट्स को हाईवे पर लैंड और टेक ऑफ कराया जा सके। देखिए आखिर काम कैसे होगा। 28 नेशनल हाईवे पर बनेंगी हवाई पट्टियां। 28 नेशनल हाईवे पर एक साल में काम पूरा हो जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर उतर सकेंगे लड़ाकू विमान। बनिहाल श्रीनगर में हवाई पट्टी जनवरी तक तैयार हो जाएगी। श्रीनगर हाईवे पर लड़ाकू विमानों के लिए जनवरी तक हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी। हवाई पट्टी के लिए बिहार और यूपी में भी प्लानिंग है। बिहार और यूपी में जमीन तलाश करना शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें 8 हवाई पट्टियों का टेंडर सितंबर में जारी होगा। यह हिंदुस्तान का महत्वाकांक्षी प्लान है। वैसे तो नेशनल हाईवे पर रनवे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस सरकार की तैयारी इमरजेंसी के लिए की जा रही है। सरकार नेशनल हाईवे पर रनवे इसलिए बना रही है ताकि कभी भी कहीं से फाइटर जेट्स सड़क से ही टेक ऑफ और लैंड कर सकें। और तेजस हिंदुस्तान का बनाया अपना फाइटर जेट ये पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर उड़ान भर रहा है। लेकिन अब तेजस को लेकर हमारी एयरफोर्स बड़े प्लान पर काम कर रही है। ये पूरी रिपोर्ट तफसील से देखिए। बॉर्डर पर हिंदुस्तान का आसमानी शिकारी लगातार उड़ान भर रहा है। दुश्मन पर पैनी नजरें गड़ाए बैठा है। हर हरकत पर बाज की तरह निगाहें टिकी हुई हैं और दुश्मन इन पैनी निगाहों के सामने जरा भी हेरफेर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का तेजस पाकिस्तान बॉर्डर पर वतन की रक्षा में तैनात है और अब सरकार ऐसे फाइटर जेट्स की संख्या और बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट बड़ी संख्या में सेना को मिल सके। 33 साल की लंबी यात्रा के बाद MiG-21 से कई गुना बेहतर तेजस जेट तैयार हुआ। यह पूरी तरह से स्वदेशी विमान है। कुछ पुर्जों को छोड़कर यह पूरा फाइटर जेट भारत में ही बनाया गया है। तेजस आने के बाद भारत इंटरसेप्टर और कम दूरी के मिशन को पूरा कर रहा है। अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, वजन 6560 किलो, दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान, क्षमता 2458 किलो तक फ्यूल लेकर उड़ सकता है। टेक ऑफ 460 मीटर रनवे पर ही उड़ सकता है। अप्रोच 2300 किलोमीटर लगातार उड़ान भर सकता है। काबिलियत 50,000 फीट तक उड़ान भरने की क्षमता। और अब सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसकी एक स्क्वाड्रन तैनात करने जा रही है। पाकिस्तान से सटे पश्चिमी गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर होगी। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 विमान होते हैं, मतलब 18 या इससे ज्यादा तेजस फाइटर जेट इन दोनों एयरबेस पर तैनात होंगे। HALC एयरफोर्स 83 मार्क 1A तेजस खरीदने जा रही है जिससे नई स्क्वाड्रन बनेगी। यहां से पाकिस्तान की हवाई दूरी सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर है। और देश के बुलेटिन में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने भारत में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। ISI भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। 3 आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। यह अहम खबर है। 3 आतंकवादी हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। कश्मीर के सियालकोट के रास्ते ये आतंकी भारत में घुसे हैं, ये भी इनपुट मिला है। इनके निशाने पर राजधानी दिल्ली और तमाम VIP हस्तियां हैं। आतंकियों का नाम गुलजान, जुम्मा खान और शकील अहमद बताया जा रहा है। 2 कश्मीरी इन आतंकियों का साथ दे रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है। तीनों जैश के आतंकी मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर के करीबी हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी और गंभीर जानकारी सामने आई है और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं इस हमले को लेकर जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है?
बिल्कुल समीर, देखिए खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के सियालकोट सेक्टर के रास्ते भारत में घुसे हैं और इन तीनों आतंकियों के जो संपर्क में 2 कश्मीरी लोग हैं जो इनका वहां पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो इनको पूरी ज्योग्राफी है वो वहां की समझा रहे हैं और साथ ही लॉजिस्टिक प्रोवाइड भी इनको किया जा रहा है। इसके अलावा पता ये भी चला है कि अफगानिस्तान के पहचान पत्र इनके पास मौजूद है और ये कभी भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी वीवीआईपी इलाके हैं और कुछ वीवीआईपी लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस जानकारी के बाद जो वीवीआईपी लोग हैं उन सभी की, जो भी इनके टारगेट पर है, उन सभी की जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा एक बार फिर से की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है और जो दिल्ली है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। समीर, चलिए शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक खबर, गंभीर खबर। भारत में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं सियालकोट के रास्ते, जिसके बाद यह अलर्ट जारी किया गया है और आशंका यह है कि यह दिल्ली को और तमाम वीआईपी हस्तियों को निशाना बना सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में करोड़ों लोगों की आंखें अब सीबीआई जांच पर टिकी हुई हैं। आज शाम सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच रही है, जो सुशांत की मौत के राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। आज से मुंबई में एसआईटी की टीम वो राज तलाशने की कोशिश करेगी जिस पर पूरे देश की नजर है। वो राज जिससे सुशांत के मौत की असलियत सामने आएगी। वो राज जिससे बॉलीवुड से लेकर सियासत तक के कई चेहरे सामने आने का डर बना हुआ है। आज शाम एसआईटी की टीम मुंबई पहुंचेगी। इस टीम के साथ मुंबई में एफएसएल की टीम भी जाएगी ताकि दफन हो रहे राज और सबूतों को उरेद कर निकाला जा सके। अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें ये 4 अधिकारी हैं जो सुशांत की सीबीआई जांच में जाएंगे। मनोज शशिधर, गगनदीप गंभीर, नुपुर प्रसाद, अनिल यादव। सुशांत के घर भी सीबीआई की टीम जाएगी और सीन को रिक्रिएट करेगी ताकि और भी ज्यादा सबूत जो है वो इकट्ठा हो सके। इन अधिकारियों के साथ ही कुछ और भी अधिकारी इस जांच टीम का हिस्सा होंगे और जिन सबूतों की जांच होनी है उनमें सबसे पहले है सुशांत की 5 डायरिया, उनके पंचनामा की रिपोर्ट, महान मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट। एफएसएल की टीम सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले फ्लैट पर जाएगी और ऑब्जेक्ट्स की जांच करेगी, क्योंकि बहुत से सबूत का इतने दिनों के बाद मिलना मुश्किल है। ये टीम रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इन सब के बीच बीएमसी को भी नहीं बुलाया जा सकता। बीएमसी का नाम जुबान पर आते ही दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या एसआईटी की टीम भी बिहार के एसपी की तरह क्वारंटीन कर दी जाएगी, लेकिन ना, बीएमसी ने इस मामले में बताया है कि अगर वो 7 दिन से ज्यादा रहेंगे तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। सीबीआई की टीम 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इस रूल से। लेकिन अगर 7 दिनों से ज्यादा समय के लिए यहाँ पर सीबीआई की टीम रुकती है तो उन्हें बीएमसी को ईमेल कर इत्तला देनी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।